हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ माय यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कक्षा 6 में इतिहास विषय में अध्याय 8 पढ़कर समाप्त कर दिए। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था गांव, शहर और व्यापार के बारे में, जिसमें हम लोगों ने गांव की कृषि, गांव में जो खेती होती है उसमें के बारे में अध्ययन किया था। किस तरह से उसमें सिंचाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहाँ के उत्पादन को बढ़ाने में, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। और गांव में कौन लोग रहते थे, गांव के जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था, तमिल के क्षेत्र में जो मुखिया रहते थे उनको क्या कहा जाता, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। और कई जो नगर थे वो कई गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे, उस सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। और व्यापार को हम लोगों ने समझा, उत्पादन को हम लोगों ने समझा, जो व्यापारी थे उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो पिछले अध्याय में आहत सिक्कों के बारे में समझा, जिसमें हम लोगों ने और जो व्यापार क्या बोलते कृषि में जो औजार होते हैं जैसे कि फावड़ा, कुदाल, इन सब के ने किस तरह से भूमिका निभाई, सिंचाई ने कैसे भूमिका निभाई, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा दिया था। और आहत सिक्के जो पीट कर बनाए जाते हैं उनको हम आहत सिक्के बोलते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने कुल मिलाकर गांव, शहर और व्यापार को बहुत अच्छे से समझा था कि गांव में जो लोग होते हैं कृषि किस तरह से करते हैं, और गांव के जो इस तरह से बोलते हैं शासन प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है, शहर का कैसे चलाया जाता है, शहर जो होते हैं वो किन किन गतिविधियों के लिए फेमस हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने कई ऐसे तमिल संगम तमिल संगम के बारे में समझा, तमिल वो क्या बोलते हैं आपके तमिल काव्यों के बारे में हम लोगों ने समझा, तमिल क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, यहाँ के आपको दक्षिण क्षेत्र के बारे में। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने गांव, शहर और व्यापार को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग अगले अध्याय 9 को पढ़ेंगे। इसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसका नाम क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। अब इसमें एक कहानी दी हुई है, जिसमें एक अरविंद लड़का है, उसकी कहानी दी हुई है। आइए इस कहानी को समझते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहल चहलकदमी से करेगा। जरा सोचो उसे बे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। तो संगीतज्ञ राजा, तो इससे यह पता चलता है कि इस अध्याय में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे, समुद्रगुप्त से अध्ययन करेंगे। और समुद्रगुप्त के जैसे और भी जो राजा हुए उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे, और जो फेमस राजा हुए हर्षवर्धन, उनके बारे में हम लोग इस अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के उससे हम लोग और अच्छे से अपने अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियां? जो प्रशस्तियां वो हमें इतिहास के बारे में क्या बताती हैं? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। जो ये अरविंद लड़का है वो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था, जो गुप्त वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए हैं उनके बारे में उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। तो इनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। अशोक स्तंभ यानी कि जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में किससे पता चलता है? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर उस पर खुदे अभिलेख पर पता चलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। देखो, जो इसकी जो रचना है वो समुद्रगुप्त के दरबार में ये कवि रहे हरिसेन, कवि भी रहे और मंत्री भी रहे। तो हरिसेन किसके दरबार है? समुद्रगुप्त के दरबार में। तो उनके एक काव्य में इसकी काव्य के रूप में इसकी रचना मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी जो रचना है वो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है, यह एक खास अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। जो प्रशस्ति है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो कुल मिला के इससे पता चलता है जो प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा, समुद्रगुप्त किस तरह से शासन प्रशासन करता था, उसने किस तरह से युद्ध लड़े, युद्धों को जीता, इस सब के बारे में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो प्रशस्ति है अशोक स्तंभ पर जो खुदा हुआ इलाहाबाद
अशोक स्तंभ है उस पे जो अभिलेख है उसमें जो प्रशस्ति है तो उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई होगी, इस समय ये पता चलता है। ठीक है, तो प्रशस्ति का अर्थ हम लोगों को पता चलेगा। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। इसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन भी था, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे हम लोगों ने अध्याय 8 में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हम लोगों को पता चलता है, उसकी माता ने जो दान दिया था उसमें एक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हम लोगों को पता चलता है एक अभिलेख में। ठीक है, तो प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। ठीक, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। प्रशस्तियों का पहले प्रचलन था, परंतु गुप्त काल में प्रशस्ति का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया, यानी आप बोल सकते हैं कि अपने चरम पर पहुंच गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आइए आप समझते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या बताती है, आइए समझते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई थी उसमें समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने क्या क्या लिखा है कि उसमें बताया है कि योद्धा, इसमें क्या बताया, राजा को, राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। मतलब बहुत अच्छे से समुद्रगुप्त को एक बढ़िया कवि बताया गया, उत्कृष्ट कवि, विद्वान बताया गया, राजा एक ऐसा एक राजा जो युद्धों को जीतने वाला राजा बताया गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को जो ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त को किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है। ये सब कौन बता रहे हैं? उनके कवि, जो कवि रहे, मंत्री रहे, हरिसेन बता रहे हैं। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का एक अंश दिया गया है, मतलब इस किताब में उसी प्रशस्ति से एक वाक्य लिया गया है। तो आइए समझते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, तो क्या बताया, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब समुद्रगुप्त को इस तरह से दिखाया गया है कि उसका जो शरीर है कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दागों से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिख रहा है। मतलब उसको एक ऐसा योद्धा दिखाया गया है कि अद्भुत, इसके मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब बहुत उच्च स्तर का उसको योद्धा दिखाया गया है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को दिखाया गया है समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति उसमें। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का एक अंश है, उसमें दिखाया गया है। तो ये जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति दी गई है हम लोगों को, तो उसी का एक अंश है ये योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग से भी रंग से भी मिलेंगे। देखो ये रहा आपका मानचित्र, ये देखो, ये नीला क्षेत्र, ये बैगनी, ये हरा हो गया, ये देखो ये लाल बिंदु दर्शाए गए। ठीक है, तो ये है वो मानचित्र जो बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया था। तो जो हरा रंग दर्शाया गया है वो उन आर्यव्रत के 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर जीत लिया था। क्या है? ये वाला, ये आर्यव्रत का क्षेत्र है। यहाँ पर जो 9 शासक थे इनको हराकर, 9 शासकों को किन्होंने, समुद्रगुप्त ने हराकर इन 9 शासकों को जीत लिया था। यहाँ के जो 9 शासक थे आर्यवर्त के, उनको समुद्रगुप्त ने जीत लिया था हराकर। ठीक है, इसके बाद दक्षिण पथ के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया तथा समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित
हुआ करते थे। ये देखो, ये पड़ोसी देश, ये बैंगनी रंग का ये पड़ोसी देश, यहाँ पर ये बंगाल, बंगाल असम, बंगाल असम भूटान नेपाल, ये सब पड़ोसी देश हैं। ये लोग क्या करते थे, इन्होंने इसकी केवल समुद्रगुप्त की समर्पण को स्वीकार किया और समुद्रगुप्त ने इनको साथ, और ये लोग क्या करते थे कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, ठीक है, और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। जो नीले रंग से दर्शाए गए उनमें कौन, कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, इसमें क्या श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, इन्होंने क्या समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। यहाँ पर ये जो नीले रंग से दर्शाए गए, इन्होंने यहाँ पर कुषाण शासक रहे थे। इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त के कुषाण और शक, इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त की शरण स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त इनको हराया। अब ये एक सिक्का दिया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है, बीड़ा बजाने वाला राजा, इसमें दिखाया गया बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सिक्के, इनमें समुद्रगुप्त को क्या बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मानचित्र उसको हम लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब आइए वंशावलियों पर। क्या वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। अधिकांश मतलब ज्यादातर जो प्रशस्तियां वो शासकों के पूर्वजों मतलब उनके दादा परदादाओं के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति वो किन किन के बारे में बताती है, उनके परदादा के बारे में बताती है, दादा के बारे में बताती है और पिता के बारे में और माता के बारे में उनकी जानकारी देती है हम लोगों को, ठीक है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। जो समुद्रगुप्त की माता थी वो किस गढ़ की थी, लिच्छवीगढ़ की थी, कुमार देवी। उनकी माता का क्या नाम था, कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था, कुमार देवी। उनकी जो किस वंश थी वो लिच्छवीगढ़ से थी, किस गढ़ से थी, लिच्छवीगढ़ से। और पिता चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे। और पिता जो समुद्रगुप्त के थे वो चंद्रगुप्त, वो किस वंश के थे, पहले शासक थे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। जिन्होंने क्या किया, महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आइए समझते विक्रम संवत के बारे में। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जो विक्रम संवत है वो किसने शुरुआत की थी, विक्रम संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब की थी, 58 ईसा पूर्व में। कब की थी, 58 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कब की थी, जब उन्होंने शकों पर अपनी विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और कब की थी शुरुआत, 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। तब 58 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 58 ईसा पूर्व में। किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। क्यों और किस कारण से की थी, शकों पर उन्होंने क्या विजय के प्रतीक के रूप में की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है, यानी कि समुद्रगुप्त की हमें जानकारी किससे मिलती है, चंद्रगुप्त, उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय से भी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उनके बारे में यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें किससे पता चलता है, अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया। उनका दरबार क्या विद्वानों से भर गया। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, मतलब और अच्छे से हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो समुद्रगुप्त की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, समुद्रगुप्त की हमें जानकारी उनकी प्रशस्ति से मिलती है, जिसको हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। और उनके बेटे चंद्रगुप्त, उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली है पूर्वजों की, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे पता चलती है, समुद्रगुप्त के बारे में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पूर्वजों की सूची उससे पता चलता है, और समुद्रगुप्त की जो हरिसेन द्वारा रची गई प्रशस्ति उससे पता चलता है, ठीक है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, ये समझते हैं हर्षवर्धन की कहानी। अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह से
गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। जिस तरह से गुप्त वंश के शासकों के बारे में हम लोगों को किससे पता चलता है, अभिलेखों, सिक्कों और प्रशस्तियों से बारे में पता चलता है, ठीक है। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। जीवनी, जीवनी उसे बोलते हैं जो किसी शासक के बारे में लिखी गई, किसी के जीवन के ऊपर लिखी गई, उसे जीवनी बोलते हैं। एक ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, जिन्होंने करीब लगभग कब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट। जो किनके दरबारी कवि थे, कवि हर्षवर्धन, सॉरी, जो किनके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, राजा हर्षवर्धन के कौन कवि थे, कवि दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने क्या लिखी, किसकी रचना की थी, जीवनी, हरिश्चरित की जीवनी के बारे में लिखा था। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब हर्षवर्धन की जो वंशावली देते हुए, मतलब हर्षवर्धन की जो वंशावली, उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी किससे पता चली, हर्षचरित से पता चलती है। और किस तरह से राजा हर्षवर्धन राजा बने, उनके बारे में भी इसी हर्षचरित से पता चलता है हमें, ठीक है। तो इस हर्षचरित की रचना किसने की थी, हर्षचरित की रचना की थी कवि बाणभट्ट ने, ठीक है। चीनी यात्री सुएत्सांग, जिनके बारे में तुमने हम लोगों ने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तार से या विस्तृत से वर्णन दिया, ठीक है। मतलब जो सुएत्सांग ने जो भी देखा हर्ष के दरबार में, उसको बहुत अच्छे से वर्णन किया है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की हमें कहानी कहाँ से पता चलती है हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन की एक जीवनी है हर्षचरित, जिसकी रचना कवि बाणभट्ट ने की थी। कवि बाणभट्ट कौन थे, कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें हर्षचरित के वंशावली और उनके राजा बनने तक की पूरी कहानी को बताया गया है, ठीक है। और जो हर्षवर्धन थे वो 1400 साल पहले उन्होंने शासन किया था यहाँ भारत में, ठीक है। हमने अपने पिता सॉरी हर्ष ने अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन के जो बहनोई थे वो कहाँ के शासक थे, वो कन्नौज के शासक थे, बहनोई यानी कि जीजा जी, ठीक है। तो बहनोई जो हर्षवर्धन के थे वो कहाँ, कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किन्हें, उनके बहनोई को मार डाला, किनके बहनोई, हर्षवर्धन के बहनोई को जब मार डाला बंगाल के शासक ने, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और बंगाल पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितना सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। देखो, जब हर्ष ने क्या किया, जब हर्ष ने उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, पार करने पर उन्हें दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो क्या चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया, किन्हें, हर्षवर्धन को रोक लिया, दक्षिण पथ में प्रवेश करने से रोक लिया, ठीक है। तो आइए समझते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जब हर्षवर्धन भारत में शासन कर रहे थे तब उस समय कौन सबसे फेमस दक्षिण में राजा थे, पल्लव और चालुक्य वंश के राजा जो थे वो दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध शासक रहे हैं, ठीक है, राजवंश रहे हैं। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का जो राज्य था, उनकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। तो ये याद रखने का बिंदु है, पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। तो उनका राज्य था वो उन कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के तट तक फैला था, ठीक है। जबकि चालुक्यों का, जो चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्यों का राज्य कहाँ से, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। तो देखो, पल्लव जो राजा थे उनका जो राज्य था वो उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास और कावेरी नदी तक फैला था, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और चालुक्य राजा थे उनका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी, ठीक। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो ऐहोल था यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र, धीरे धीरे यह क्या धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर बनाए गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। पल्लव और जो चालुक्य राजा थे वो एक दूसरे को आपस में लड़ते थे, रहते थे और एक दूसरे की सीमाओं पर क्या अतिक्रमण यानी कि कब्जा करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया कर जाता था।
मुख्य रूप से मतलब ज्यादातर क्या राजधानियों को निशाना यानी कि कब्जा किया जाता था। जो समृद्ध शहर थे, जो राजधानियां जो होती थी बहुत समृद्ध शहर होती थी, इसलिए राजधानियों पर कब्जा किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध राजा थे। पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, पल्लव राजा में जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। जो क्या बोलते हैं, रवि कीर्ति जो दरबारी कवि थे किनके, पुलकेशिन द्वितीय के, उन्होंने एक प्रशस्ति की रचना की थी। उससे ही पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किससे पता चलता है, उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एक प्रशस्ति, उससे हमें पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। जो पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति लिखी गई है उसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन जो द्वितीय हैं उनको यह राज्य किससे मिला था, उनको अपने चाचा से मिला था। किससे, चाचा से राज्य मिला था यह। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपना अभियान चलाया। रवि कीर्ति के अनुसार क्या पुलकेशिन द्वितीय ने क्या पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों को में अपना अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या हर्ष को आगे यानी कि दक्षिण पथ में आने से रोका। ठीक है, हर्ष का अर्थ होता है आनंद। हर्ष का क्या अर्थ होता है, आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जिसे क्या कांचीपुरम की दीवार के पीछे भी शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। क्या थी, अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। लड़ाई से दोनों वंश क्या दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त किया। पल्लव और जो चालुक्य थे उनको लास्ट में किसने समाप्त कर दिया, किसने पराजित कर दिया, राष्ट्रकूट और तथा चोल वंश के राजाओं ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम लोग कक्षा 7 में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ये जो राज्य थे इन राज्यों का प्रशासन किस तरह से चलता था, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जो अभी तक हम लोगों ने राज्य पढ़े हैं उनका प्रशासन किस तरह से चलता था, आइए समझते हैं। पहले के राजाओं की तरह अन्य राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब पहले जो राजा थे वो भी भूमि कर लेते थे और अब के भी जो राजा है वो उन्होंने भी भूमि कर लिया। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। जो प्रशासन की सबसे पहली इकाई जो होते थे वो गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कभी हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। जो हरिसेन थे वो क्या थे, वो महादंडनायक भी थे और क्या एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध शांति के विषय पर भी मंत्री थे। सही, ठीक है। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कास्थियों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, इस तरह की नीतियों कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना आइए समझते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राज्यों की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे
जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दे दिया करते जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते। इन सेनाओं को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता इन सेनाओं को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता दी गई भूमि से ये कर वसूलते दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। जिससे क्या सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे साथ ही वे क्या इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब जिन क्षेत्रों में राजा कमजोर हुआ उन क्षेत्र के जो सामंत होते थे वो हाल क्या करना चाहते थे कि उन क्षेत्रों पर अपना अधीन स्थापित करना चाहते मतलब अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। जैसे किसी राज्य का राजा कमजोर हुआ तो उस क्षेत्र के उस राज्य के जो सामंत होते थे वो क्या करना चाहते थे कि अपना फिर राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं आइए समझते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। ठीक है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम सड़क निर्माण स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। जो सभाएं होती वो क्या करती थी इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम सड़क निर्माण स्थानीय मंदिरों को देखरेख आदि का काम करती थी। इन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। वहां पर क्या कही है उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। ठीक है। उस जमाने में आम लोग के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं उस जमाने में आम लोगों के बारे में समझते हैं कि जब ये आपके हर्षवर्धन का काल रहा ये चालुक्य और ये सबके पल्लवों इन सब के बारे में जो समय रहा उस समय ये आम लोगों का जीवन किस तरह से रहा उसके बारे में समझते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। क्या अधिकांश राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को क्या संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली इसमें एक कहानी दी गई। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ये पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचे तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए हों। उनमें से रहे बुद्ध। ठीक है। इसने प्राकृत में उपदेश दिए हों। एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखा है। अशोक। चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें
ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता है था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े को पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी संपर्क से बचते थे। यानी कि चीनी यात्री फासियान था, उसने फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था। जब वो हर्षवर्धन काल में भारत आया था, उसने देखा कि जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के बिहार या भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की कहानी का वर्णन सजीव चित्रण है। बड़ा सजीव चित्रण है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजों जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें भेड़ गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तोहरी बताते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेना अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ी या कुचल डालते थे। झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासियों और राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। तो इस तरह से अपना अध्याय होता है समाप्त। इसमें से कुछ उपयोगी शब्द हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। प्रशस्तियां का मतलब होता है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। आर्यवर्त समझो, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त कहलाया उस समय। दक्षिणपद यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र को दक्षिणपद। वंशावली का मतलब होता है जिसमें राजा की पिछली पीढ़ियों का वर्णन दिया हुआ, उसे वंशावली कहते हैं। जिसमें दादा, परदादा और उनके पिछली पीढ़ियों सबके बारे में बताया, उसे वंशावली कहते हैं। मतलब किसी एक वंश के सभी व्यक्तियों की सूची जिसमें मिलती हो पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे वंशावली कहते हैं। अनुवांशिक यानी कि अनुवांशिक हो जाओ तो जैसे जन्मजात बोल सकते हैं, जैसे कि पिता फिर उसका पुत्र, ऐसे ये हो गए अनुवांशिक। जिनमें खून का रिश्ता उन्हें अनुवांशिक बोलते हैं। पदाधिकारी सामंत यानी कि जो राजा के अंडर में जो अधिकारी काम करते थे, जो पैसे में भी काफी ठीक ठाक थे, धन के मामले उन्हें पदाधिकारी सामंत कहते थे। सभा, जिनमें राजा सभा करते थे, चर्चा होती थी, वो सभा हो गई। नगरम के बारे में हम लोग अच्छे समझ लिए। तो इन सबके उपयोगी शब्द जो इन सबके बारे में हम लोगों ने अच्छे समझ लिए। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इनके बारे में समझ लो। तो गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्ष का शासन 1400 साल पहले। जो गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी वो 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 1400 साल पहले। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना अध्याय कर लिया समाप्त, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ उपयोगी शब्द थे इनके अच्छे से समझ लिया, और ये आपकी जो रही जन सामान्य के लोगों के बारे में समझ लिया। दक्षिण के राजाओं में सभाएं होती थी, उन सब के बारे में अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। तो नगरम क्या होता था? नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। व्यापारियों का एक संगठन होता था। तो इस सब के बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक है। और हम लोगों ने समझा कि राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, उनमें पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे और कई एक विभाग को जैसे कि हरिसेन को अपने पिता के बाद पिता का पद मिल गया था, तो महादंड नायक का ऐसे ही
प्रशासन राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने इसी तरह से समझा हम लोगों ने शासन प्रशासन और पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति, इन सब के बारे में समझ लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हर्षचरित तथा हर्षवर्धन, मतलब हर्षचरित, हर्षवर्धन, वंशावलियां, विक्रम संवत और ये समुद्रगुप्त की कहानी, तो कुल मिलाकर इस अध्याय में हम लोगों ने समुद्रगुप्त, पल्लव राजा, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा और हर्षवर्धन की कहानी, इन सब की कहानी हम लोगों ने पढ़ा। किस तरह से इनके शासनकाल में शासन प्रशासन होता था और इन राजाओं की वंशावलियों के बारे में समझा। तो कुल मिलाकर नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में अध्याय में हम लोगों ने समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, वंशावली समझ ली, आम जनमानस के बारे में समझ लिए उस समय के, और किस तरह से शासन प्रशासन होता, इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़कर समाप्त कर दिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।